मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द सल्तनत इरा। इस सल्तनत इरा के समय जो हमारे पीपल्स के जो भारतीय भूभाग में जो पीपल्स रहते थे उनका जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था। इन इन द प्रीवियस चैप्टर प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है वी लर्न हाउ द टर्क सुल्तान स्टाइलिश देयर रूल। कैसे टर्क सुल्तान अपना रूल को स्टैब्लिश किया इन दिल्ली में। इन द लेसन वी शैल लर्न हाउ द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री चेंज अंडर दिस रूलर्स। हमारे हमारे भूभाग में हमारे इंडियन कल्चर को कैसे वहाँ के कल्चर ने इफेक्ट डाला, कैसे सल्तनत ईरा में हमारा जो भारतीय भूभाग के जो राजा थे, भारतीय भूभाग के जो पीपल थे, उनका टर्क के संपर्क में क्या चेंजेस आए। नेक्स्ट हम देखते हैं अराइवल ऑफ फॉरेनर। अराइवल हमारा विदेशियों का आगमन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत के फॉर्मेशन के बाद मेनी पीपल फ्रॉम ईरान, इराक, टर्क, समरकंद, बुखारा एंड अदर कंट्रीज एंड सिटीज केम टू सेटल इन इंडिया। हो रहा है कि जब फॉर्मेशन हो गया टर्क का, दिल्ली सल्तनत की स्टेब्लिशमेंट हो गया, उसके बाद इंडिया में ईरान, इराक, टर्क, समरकंद, बुखारा, जो सेंट्रल एशिया के क्षेत्र था, वहां से बहुत ही लोगों का आगमन हुआ। वो यहाँ भारत आकर सेटल होने लगे। दे इंक्लूड इंक्लूडेड स्कॉलर, उसमें से स्कॉलर थे, सेंट थे, सोल्डर्स थे, मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे एंड वर्कर हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। हर जगह का एक अलग अलग लैंग्वेज होता है। जैसे हमारे स्टेट में ही एक ही स्टेट में बहुत सारे लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यहाँ से बहुत सेंट्रल एशिया एक बड़ा भूभाग है, तो वहाँ के अलग अलग क्षेत्र के लोग, जैसे ईरान के हैं वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, इराक के लोग अलग, टर्क अलग बोलते हैं, समरकंद के लोग अलग बोलते हैं। तो वो सभी भारत में आके के सेटल होने लगे। तो फिर जब उनका जो संपर्क है वो भारतीय लोगों के साथ संपर्क होने लगा, तो उसमें क्या चेंजेस आए। उनके साथ साथ सभी एक ही ग्रुप के लोग नहीं आ रहे थे, स्कॉलर भी आ रहे थे, सेंट भी आ रहे थे, सोल्डर भी आ रहे थे, सोल्जर्स भी आ रहे थे, मर्चेंट भी आ रहे थे, ट्रेडर्स, वर्कर भी आ रहे, और उन सभी की लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट थी। दे नॉट ओनली सेटल हियर बट लुक अपॉन इंडियन एज देयर ओन कंट्री। वो सिर्फ यहाँ सेटल नहीं हो रहे थे, वो भारत को अपना अपना देश समझ रहे थे, अपनी कंट्री समझ रहे थे। प्रोमिनेंट अमंग देम वाज अमीर खुसरो के बारे में आपने सुना है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अमीर खुसरो की बहुत सारी रचनाएं हैं। हु कॉल्ड हिमसेल्फ एन इंडियन टर्क। अमीर खुसरो अपने आप को इंडियन टर्क कहलाता था। क्यों है, उसे इंडियन कहलाना पसंद था, वो इंडियन टर्क अपने आप को कहता था। ही रोट पोएम नॉट ओनली इन पर्शियन, पर्शियन यानी कि ईरान की लैंग्वेज थी पर्शियन, तो जो वह सिर्फ पर्शियन में ही पोएम नहीं लिखा था, इन द लोकल लैंग्वेज, जो वह दिल्ली के आसपास की जो लोकल लैंग्वेज थी वो उसे हिंदवी बोला जाता था, हिंदवी बोला जाता था। तो हिंदवी में भी बहुत सारे पोएम को लिखा था। कोल्ड हिंदवी, मेनी ऑफ दिस पोएम्स सं इन द प्राइज ऑफ इंडिया। बहुत सारे पोएम जिसमें उसने भारत की प्रशंसा की है। देयर वॉज अनदर रीजन फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर। बोल रहा है देयर वॉज अनदर रीजन, एक और दूसरा कारण था, जो फॉरेनर, बहुत ही अधिक संख्या में फॉरेनर भारत आ रहे थे। द मंगोल वॉरलॉर्ड, बोल रहा है जो मंगोल का वॉरलॉर्ड था चंगेज खान, मंगोल का वॉरलॉर्ड चंगेज खान had conquered the whole central एशिया। जो होल सेंट्रल एशिया पे उस समय मंगोल का वॉरलॉर्ड चंगेज खान का आक्रमण हो चुका था, यानी कि वो कंकर्ड मतलब उसने जीत चुका था, पूरे सेंट्रल एशिया को जीत चुका था। और चंगेज खान स्वयं में बहुत ही ज्यादा
अत्याचारी था। इस कारण जो वहाँ के लोग थे वो उस एरिया को छोड़कर बाहर निकलना चाहते थे। आगे ही आपने देखा होगा कि जिस प्रकार अफगानिस्तान पे तालिबानियों का कब्जा हुआ तो अफगानिस्तान के लोग वहां छोड़कर बाहर भागना चाह रहे थे, लेकिन अब वो उस तरह बाहर दूसरे देश में घुस नहीं सकते हैं, क्योंकि अब देश का कॉन्सेप्ट हो गया। हर देश का अपना एक एरिया हो गया, वहां पे सुरक्षा गार्ड्स होते हैं। तो पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि वो टर्क थे। तो जो टर्क लोग थे, जहाँ टर्क का शासन था, तो वो इजिली फॉरेनर होते थे, ट्रेडर्स होते थे, उनके साथ वो आके यहाँ पे रहने लगते थे। उस समय देश का कॉन्सेप्ट नहीं था। The Mongol warlord Genghis Khan has conquered the whole Central Asia and destroyed the culture of the people of this region. उस रीजन के पीपल का जो कल्चर था उसे वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका था। Terrified, the people sought refuge with the Delhi Sultanate. जो पूरे भयभीत लोग थे, जो सेंट्रल एशिया के अधिकांश जो भयभीत लोग थे, वह क्या कर रहे, दिल्ली सल्तनत में एक के रिफ्यूजी के शरणार्थी के रूप में रहने लगे। दे टू एनरिच्ड इंडियन कल्चर विथ देयर आर्ट, रिलीजन एंड लर्निंग। और वे दे टू और वो बहुत ही इंडियन कल्चर से, इंडियन लैंग्वेज से, इंडियन इंडियन रिलीजन से बहुत ही अधिक प्रभावित हुए। द रूलर्स एंड देयर रीजन, the Sultan was the most important and powerful person during the Sultan सल्तनत ईरा। बोल रहा है कि सल्तनत ईरा में सुल्तान सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन था। द अर्ली सुल्तान वर slave, so high official and general did not like to serve as their subordinate। मतलब कि इससे पहले जो था वह क्या था, वो स्लैब लोग शासन कर रहे थे। जैसे आपने गुलाम वंश का सुना, जैसे सबसे पहले आपने जो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो भी एक स्लैब था। स्लैब का मतलब होता है कि दास प्रथा। वह जो कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा गया था और उसे उसे एक योद्धा बनाया गया। तो जब उसके जो थे, जैसे मोहम्मद गौरी था, उसकी जो मृत्यु हुई तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन संभाला। फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने शासन संभाला। तो ये सब क्या थे, स्लैब थे। ये स्लैब थे, इसीलिए उन्हें बोला जाता है कि स्लैब किंगडम। The Sultanate is their subordinate, but during the reign of Balban, बोल रहा है कि लेकिन बलबन के शासन से अलाउद्दीन खिलजी, the Sultanate established full control over these senior officers and general। बोल रहा है कि जो बलबन था और बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी, इन सभी ने पूरी तरह से जो सल्तनत था उसको अपने कब्जे में, फुल कंट्रोल में ले लिया। और वो यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर थे, जो जनरल थे, उन सबों को भी अपने कंट्रोल में रखा। वो वर नोन एज अमीर, जो अमीर कहलाते थे, एंड द सुल्तान बिकम द सुप्रीम रूलर। उसके बाद जो सुल्तान था वही सबसे बड़ा सुप्रीम रूलर, सबसे बड़ा राजा होता था। द सल्तनत also replaced the many smaller kingdom that had exist early with their rulers become jamindar under the authority of the sultan। The sultanate also replaced of many small kingdom। जो सुल्तनत था, जो सल्तनत मतलब कि कहिए साम्राज्य, जो सल्तनत था, ऑल्सो रिप्लेस, वो बहुत सारे रिप्लेस कर चुका था छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे किंगडम को। दैट हैज एग्जिस्ट अर्ली, जो पहले एग्जिस्ट कर रहे थे अस्तित्व में, उनको अब वो क्या कर चुका था, अब हटा चुका था। विद देयर रूलर बिकम जमींदार अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान। अब वहां पे वो सभी सुल्तान के अंतर्गत आ चुके थे। These kings used to early appoint their relatives or their officers and generals
in their post used to be hereditary। हो रहा है कि these kings, जो ये सभी राजा थे, यूज करते थे, क्या करते थे, अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ऑफिसर्स को, अपने जनरल्स को, वो जमींदार के पोस्ट पे रहते थे, वहां पे कर वसूलने का काम करते। तो ये सब क्या था, आनुवंशिक था, हेरिडिटरी था। हेरिडिटरी मतलब पिता का काम पुत्र संभाल रहा है, पुत्र का काम आगे वाले उसके आगे के जो पुत्र रहेंगे वो संभालेंगे। तो ये सब जो था उस समय क्या चलता था, हेरिडिटरी चलता। हाउएवर, हालांकि अंडर द सुल्तान अपॉइंटमेंट were made purely on the basis of merit and people from all walks of life could apply for them। बोल रहा है कि धीरे धीरे आपने देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद बलबन, इस सभी ने धीरे धीरे क्या किया, तो इन्होंने मेरिट के आधार पे ये हेरिडिटरी को समाप्त कर दिया। और धीरे धीरे सल्तनत के अंडर द सल्तनत, जब सल्तनत के अंडर में आए तो इन्होंने क्या किया, सबने प्योर बेसिस ऑफ मेरिट पे पीपल्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। ऑल ओवर लाइफ कुड अप्लाई फॉर देम। These posts were not longer hereditary and the officers were all regularly transferred from one province to other। जो प्रोविंस था, एक ही प्रोविंस में एक ही आदमी को बहुत दिनों तक नहीं रखा जाता था, उन्हें एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ट्रांसफर कर दिया जाता था। उन्हें मेरिट के बेस पे, जब सल्तनत शुरू हुआ तो उन्होंने मेरिट के बेस पे लेना शुरू किया। सभी सभी को मौका दिया जाने लगा। जो इंडियन मुस्लिम थे, जो टर्क थे, उन सभी में जो मेरिट बेस पे होते उन्हें अपॉइंट किया जाने लगा। इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चेंज ऑफ विलेज लाइफ। हम क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ विलेज लाइफ, कैसे सल्तनत एरिया में मेंशन 3 important administrative change इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द सल्तनत एरिया। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चेंज ऑफ विलेज ऑफ लाइफ। तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और बार बार पढ़िए, यानी कि आपको जल्दी से समझ में आए। धन्यवाद।